आपको ऐसा भी नहीं पता कि आपका जो हाउसिंग मिनिस्टर है वो कितने मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी ओन करता है। आपको ऐसा भी नहीं पता कि वो प्रॉपर्टीज का रेट बढ़ाएगा घटाएगा और क्या करेगा। अगर किसी ने कोई हाउस अराउंड $300,000 का लिया था, आज के समय में उसका प्राइस मोर देन $1 मिलियन हो चुका है। और वो भी वी डोंट नो कि आप अभी फ्लोटिंग रेट पे ले रहे हो या फिक्स इंटरेस्ट पे ले रहे हो। इनकम लोगों की बढ़ी है 2.3%। उसका 2021 वाला प्राइस अभी चल रहा है, वो भी ज्यादा है। मॉर्गेज पेमेंट्स आर 40% हायर। मैं पीक टाइम की बात कर रहा हूँ जब 2023 चल रहा था। वो कह रहे हैं कि प्राइसेस आर प्रीटी फेयर। ही ओन्स मोर देन $10 मिलियन ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाई वुड ही वांट? एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन में लोग ही नहीं, सप्लाई एंड डिमांड का थोड़ा बैलेंस बनेगा और थोड़े प्राइसेस भी ठीक है। ट्राई करो कनाडा से बाहर की इन्वेस्टमेंट उठाओ, गो टुवर्ड्स दुबई। अ बिजनेस कैन मेक अ हाउस बट अ हाउस कैन नेवर मेक अ बिजनेस। गाइस, मुझे कनाडा में रहते हुए 3 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। मैंने एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर, एक रियल्टर और एक रियल्टर जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी है, उनसे बात करी है। एंड मेरे लिटरल कन्वर्सेशन एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के रहे हैं। एंड आई हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट। मुझे खुद को कैनेडियन रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे खुद भी कनाडा में अच्छे और बड़े घर बनाने हैं। तो ड्यूरिंग माय रिसर्च व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट कैनेडियन रियल एस्टेट एंड अभी का सीन क्या चल रहा है, आज हम उसकी बारे में बात करेंगे। एंड मेरी जब इन लोगों से बात हो रही थी, they had their certain points, they had their certain thoughts. I agreed to most of it, but few of them were like I need to talk about it. So आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो कनाडा में जो रियल एस्टेट मार्केट है उसकी इस टाइम बिल्कुल आग लगी हुई है। सो विल टॉक नंबर्स, ईयर्स एंड फैक्ट्स। मैं आज आपको अराउंड 7 से 8 चीज़ें बताऊंगा जो कि हमें बताएंगी कि कनाडा की रियल एस्टेट मार्केट इस टाइम कैसे जली हुई है। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, 2003 से लेके 2022 तक 337% जो रेट है वो प्रॉपर्टी का इंक्रीज हो गया है। एग्जाम्पल सेक, अगर किसी ने कोई हाउस 2003 टू 2005 में अराउंड $300,000 का लिया था, आज के समय में उसका प्राइस मोर देन $1 मिलियन हो चुका है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज का रेट तो मोर देन 1.2 1.5 मिलियन हो चुका है। जिन्होंने पैसा बनाना था, दे हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट द प्रॉब्लम इज इनकम। क्या आपकी या फिर आपके हाउस होल्ड की पिछले 20 सालों में इनकम 300% बढ़ी है? एग्जाम्पल से एक, जो लोग $3,000 कमा रहे थे उस टाइम पे, क्या वो आज 10,000 या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं? द आंसर इज नो। जैसे जैसे हाउसिंग प्राइजेस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की मॉर्गेज पेमेंट्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे रेंटल यूनिट्स बढ़ रहे हैं और जो रेंट के प्राइजेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। बट जो लोगों की इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल सी है। सो क्या आपको लगता है कि वो इनकम के साथ वो लोग रेंट पे रह सकेंगे? रेंट छोड़ो, कई लोग अपना पूरी पूरी लाइफ घर भी बना सकेंगे। सो दिस इज द रीजन आई थिंक हाउस होल्ड प्राइजेस शुड गो डाउन। हमने बहुत ज़्यादा डाउन ऑलरेडी प्राइजेस देख चुके हैं, बट रिसेंटली मैं एक प्रॉपर्टी देख रहा था जो कि अराउंड यहाँ से डाउनटाउन टोरंटो से अराउंड 5 आवर्स की ड्राइव पे है। एंड वो अच्छे यूनिट की प्रॉपर्टी, इट वाज अराउंड $800,000, जो कि डाउनटाउन से इतनी ज़्यादा दूर होके भी $800,000 की आज के टाइम में मिल रही है। तो यहाँ की प्रॉपर्टीज इमेजिन करो कि यहाँ की प्रॉपर्टी का प्राइसेस क्या होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी प्रॉपर्टी देखें तो थोड़ा सोच समझ के, मार्केट देख के, एंड जो कनाडा में लोग प्राइजेस को मैनेज कर रहे हैं एटलीस्ट उनके बारे में तो पढ़ो। आपको ऐसा भी नहीं पता कि आपका हाउसिंग मिनिस्टर कौन है।
आपको ऐसा भी नहीं पता कि आपका जो हाउसिंग मिनिस्टर है वो कितने मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी ओन करता है। आपको ऐसा भी नहीं पता कि वो प्रॉपर्टीज का रेट बढ़ाएगा घटाएगा और क्या करेगा। सो यू शुड नो ईच एंड एवरी फैक्ट। ऐसे इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते। ऐसे नहीं सोचते कि यार मेरी इनकम अराउंड $5,000 है और इस प्रॉपर्टी का स्पेसिफिकली दाम बन रहा है 2500 और लोगों का तो 4-4 हज़ार बन रहा है, तो शायद मुझे ये प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स। जो आप मॉर्गेज पेमेंट पे साइन कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि वो 30 सालों के लिए जा रही है। तो आर यू रेडी फॉर पेइंग दैट अमाउंट? और वो भी वी डोंट नो कि आप अभी फ्लोटिंग रेट पे ले रहे हो या फिक्स इंटरेस्ट पे ले रहे हो। सो यू शुड नो कि आप क्या चीज एक्चुअल में करना चाह रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट। अभी तो हमने बात करी पिछले 20 सालों की, विच इज अ वाइडर रेंज। अभी हम बात कर रहे हैं पिछले 5 सालों की। सिंस 2020 जो प्राइजेस है प्रॉपर्टी के, दे हैव ग्रू बाय 30%। और इनकम जानना चाहोगे? इनकम लोगों की बढ़ी है 2.3%। तो आप बिल्कुल मुझे ऐसे बताओ कि जो बंदा अपने पैसे इकट्ठे कर रहा है प्रॉपर्टी लेने के लिए, उसके दिमाग में एक मॉर्गेज पेमेंट है, उसके दिमाग में एक डाउन पेमेंट है कि यार मुझे ये करनी है। उसने 5 साल लगाए, उसने मॉर्गेज पेमेंट का भी कुछ हीला वसीला करा भी, यार कोई बात नहीं मैं इतने यहाँ से निकाल लिया करूँगा, हर मंथली कुछ ना कुछ कर लिया करूँगा। उसने डाउन पेमेंट भी इकट्ठी कर ली। बट जो डाउन पेमेंट उसने इकट्ठी करनी थी वो उसने 700,000 के हाउस पे करी थी। बट अब वो जब दोबारा मार्केट में जा रहा है, वो घर फिर नहीं बाय कर रहा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी का रेट है वो 1 मिलियन हो चुका है, 30% का इंक्रीज आ चुका है। तो 5-5 साल लोग अपनी डाउन पेमेंट लगाने में, इकट्ठी करने में लगा रहे हैं, बट उनको जो प्राइजेज हैं वो हर बार ज़्यादा मिल रहे हैं। और फिर वो जब अपना अफोर्डेबिलिटी रेट देखते हैं कि यार एक कमरे में मैं रह लूँगा, बाकी रेंट कर दूंगा, बेसमेंट रेंट कर दूंगा, फिर भी वो अफोर्डेबिलिटी नहीं बन पा रही, क्योंकि जो बंदा सोच रहा है कि यार मैं रेंटल इनकम से निकाल लूँगा, जो लोगों की इनकम तो फिर भी नहीं बढ़ रही, आप रेंट भी कितना बढ़ा लोगे। और जो आपकी इनकम है, आपकी इनकम भी 2% से बढ़ी है, तो आप पैसा पे करने के लिए लाओगे कहाँ से? और मॉर्गेज पेमेंट भी कहाँ से इकट्ठी करोगे? सो यू हैव टू सी कि यार क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर आप कनाडा में आज के टाइम में सोच रहे हो कि आप प्रॉपर्टी बाय कर लोगे, बट कल को जब प्राइसेस फिर कम हो जाएंगे, आज के टाइम में तो प्रॉपर्टी ऐसे पीक कर रही है, फिर कल को ऐसे पीक करेगी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे पीक कर रही है, आपको आपके रियल्टर्स, आपके जो लोग आपको घर बेचना चाह रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि यार अभी जो प्राइजेज हैं वो 2022 वाले हो चुके हैं, जो प्राइजेज है वो 2021 वाले हो चुके हैं। बट जो एक्चुअल में उसका 2021 वाला प्राइस अभी चल रहा है वो भी ज्यादा है, एंड इट इज इवेंचुअली गोना कम डाउन। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपके सिर पे ओवर $1 मिलियन का डेट होगा, आप किसको बोलोगे कि यार मेरी प्रॉपर्टी का रेंट कम हो गया? लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि 2020 के बाद जो मॉर्गेज पेमेंट्स हैं दे आर 40% हायर। नंबर्स में अगर बात करूं तो 1,000 के मगर 400 का इंक्रीमेंट। एग्जाम्पल सेक, द पर्सन हु शुड हैव पेड $2,000 इन मॉर्गेज पेमेंट्स, वो आज के समय में मॉर्गेज पेमेंट्स पे करेगा $2,800। जिसको 3,000 करनी थी वो 4,200 कर रहा है। तो आप खुद सोचो कि जब मॉर्गेज पेमेंट्स इन अ वे ग्रू अप होंगी तो कैसे बनेगा यार, घर किसका कैसे बनेगा? फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, ध्यान से सुनो। जो 50% ऑफ कनाडा की जीडीपी है, मैं पीक टाइम की बात कर रहा हूं जब 2023 चल रहा था, वो आ रही थी रेंटल इनकम से, विच वॉज 42% इनकम ऑफ पीपल्स हाउस होल्ड इनकम।
तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसा लोग कमा रहे हैं या कमा रहे थे अभी पिछले 2-3 सालों में, उनकी जो 50% इनकम जो उनके जेब में जा रही है, जो उनके घर में जा रही है, वो सारी की सारी इनकम रेंटल इनकम से आ रही है। बट जो उनकी रेंटल इनकम है वो भी तो एक क्रैश पे खड़ी है। क्रैश कल को हो जाए, प्राइसेस नीचे आ जाएं, जो रेंट पे करने वाला है वो बोलेगा मुझे दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है, तो आपकी जो इनकम है वो 50% से कम हो जाएगी। अगर 50% नहीं होगी तो 20-30% कुछ तो होगी। आपकी जो पूरी फैमिली है उसकी स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी। स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, सारी की सारी इकोनॉमी टूट जाएगी। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आपको रियलाइज हो रहा है? दिस इज बिगर देन व्हाट वी थिंक। फिफ्थ पॉइंट, जब कनाडा के हाउसिंग मिनिस्टर से ये बात करी गई कि आप प्राइसेस को नीचे लाने के लिए क्या कर रहे हो, व्हाट पॉलिसीज यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग, वो कह रहे हैं कि प्राइसेस आर प्रीटी फेयर, वी नीड टू वर्क ऑन मोर हाउसेस, और बाद में अफोर्डेबिलिटी उसकी बन जाएगी। सो आई टेल यू, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हाउसेस का प्राइस जो अभी नीचे आ जाना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा है? उसका कारण क्या है? जो कनाडा में ओल्ड लोग हैं उनके सारे के सारे जो पैसे उन्होंने 20, 30, 40 और 50 साल लगा के कमाए और उन्होंने जो अपनी इनकम से इकट्ठी करी, उनकी सारी की सारी इनकम का पैसा वो हाउसेस में है एज अ इक्विटी। ऑल्दो वो हाउसेस सारे पेड ऑफ हैं, बट जो उनके रिटायरमेंट का पैसा वो हाउसेस में है। और वो नहीं चाहते कि जो कनाडा की बेस जो जनता है, जो मेजरली अमीर लोग हैं कनाडा के, उनकी सारी अमीरियत ही उन हाउसेस में है। अगर वो कुछ भी करके प्राइसेस नीचे चले गए तो कनाडा का सारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो हिल जाएगा। बिकॉज अगर आप किसी से उसकी रिटायरमेंट का पैसा छीन लोगे आफ्टर समवन वर्किंग फॉर 40, 50, 60 ईयर्स, तो वो कैसे चुप रह जाएगा? सो दिस इज द रीजन प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे हैं। 6 पॉइंट की बात करते हैं। जो कनाडा का हाउसिंग मिनिस्टर है, ही ओन्स मोर देन $10 मिलियन ऑफ प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगर वो खुद प्रॉपर्टी 10 मिलियन से ज्यादा की ओन करता है, व्हाई वुड ही वांट कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस नीचे गिर जाएं? अगर मान लो मेरे पास खुद के पास एक $10 मिलियन की प्रॉपर्टी है, तो व्हाई वुड आई सपोर्ट दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज जो कि मेरी नेटवर्थ ही कम कर देंगी? और यही तो दूसरी जो ओपोजिंग पार्टी है वो अभी तक चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि आप इस बंदे को मिनिस्टर बना तो रहे हो, बट व्हाई वुड ही सपोर्ट दैट थिंग विच इज नेसेसरी फॉर द पीपल, फॉर द कंट्री? हर कोई उतना अच्छा पॉलिटिशियन नहीं होता, हर कोई नहीं चाहता कि जनता का फायदा हो। उसको अपने $10 मिलियन की प्रॉपर्टी ज़्यादा प्यारी है रेदर देन दुनिया का क्या बन रहा है, या फिर एक्चुअल में अफोर्डेबिलिटी भी लोगों की बन पा रही है या नहीं बन पा रही। वो कब से यही चीज़ बोल रहे हैं कि हमें और हाउसेस बनाने की ज़रूरत है। और हाउसेस बनाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम 7th पॉइंट पे आ जाते हैं। 7th पॉइंट ये कहता है कि आज के टाइम में कनाडा में 240,000 हाउसेस बन रहे हैं हर साल, बट अफोर्डेबिलिटी को 2019 का करने के लिए वी हैव टू मेक 450,000 हाउसेस एनुअली हर साल टिल 2035। यानी कि 10 सालों के लिए हमें अपने हाउसेस जो कनाडा में बन रहे हैं उनको मोर देन डबल करना पड़ेगा। फिर जाके अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी हाथ में आएगी, फिर जाके सप्लाई एंड डिमांड का थोड़ा बैलेंस बनेगा, थोड़े प्राइसेस भी ठीक होंगे। और वहाँ पे बन भी नहीं रहे हैं, उतनी कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, उतने लोग नहीं है उस जगह में उस चीज़ में काम करने के लिए, उतने कनाडा में एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन में लोग ही नहीं है जितने हाउसेस की हमें ज़रूरत है। सो दीज पीपल आर डूइंग इमिग्रेशन काइंड ऑफ थिंग्स कि जिसको कंस्ट्रक्शन आती होगी, जो कंस्ट्रक्शन में काम करता होगा, जिसको कंस्ट्रक्शन का स्किल आता होगा, वो बंदा अपना कनाडा की हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में हमारा अगर हाथ बढ़ा रहा है तो हम उसको परमानेंट रेजिडेंस दे देंगे या हम उसको सिटीजनशिप दे देंगे।
सो दीज आर द पॉलिसी जो इनको बनानी पड़ रही हैं। बट अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। अगर आज से शुरू किया जाए तब 10 साल लगेंगे, लेकिन आज तो शुरू भी नहीं हो रहा। तो आने वाले 20 to 30 ईयर्स कनाडा में जो अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग प्राइसेस की वो सैडली इतनी ही रहेगी। और अगर हम नंबर्स की बात करें, मैं आपको पॉइंट 8 पे लेके जाता हूँ। एवरेजली इकोनॉमिक्स के हिसाब से one should spend not more than 30% on his household, बट आज के टाइम में कैनेडियंस को 63% ऑफ देयर इनकम हाउसिंग में देनी पड़ रही है। यानी कि अ पर्सन हु इज अर्निंग अराउंड $2,500 उसकी मोर देन यानी कि $1,400 सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग में जा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमिग्रेंट्स जो कि कैसे भी करके शेयरिंग में एक रूम लेके रह लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कैनेडियंस जो इस कंट्री में 5 साल 10 20 50 साल से हैं। वो किसी के साथ शेयरिंग में नहीं रह सकते, उनको खुद का घर चाहिए। बट जो उनकी इनकम है वो इमिग्रेशन के जो लोग हैं उनके बराबर ही है। सो थिंक ऑफ दैट उस वे में कि वो कैसे उस चीज़ को मतलब एक्वायर करेंगे। बट इस वीडियो का सार क्या था? हमने 8 पॉइंट्स की बात करी कि कनाडा की जो हाउसिंग मार्केट है वो इतनी ज़्यादा मैसअप क्यों हुई पड़ी है। बट आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन तो ये है, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कुड डू। जिसके पास भी पैसा है एंड दे आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इट इन प्रॉपर्टी, ट्राई करो कनाडा से बाहर की इन्वेस्टमेंट उठाओ, गो टूवर्ड्स दुबई। अगर आपको दुबई की तरफ नहीं जाना, बैक होम कर दो इंडिया इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे आपके माँ बाप हैं, आपकी प्रॉपर्टी है और देश डेवलप हो रहा है। और डेवलपिंग नेशन में प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत अच्छे से बढ़ेगा और वहाँ पे उतनी प्रॉब्लम भी नहीं है हाउसिंग की। थर्ड पॉइंट, इफ यू हैव मनी ट्राई टू मेक एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। एक घर है, घर में एक बंदा रह रहा है और उसकी मंथली पेमेंट जा रही है तो वो टेक्निकली एक लाइबिलिटी है। बट अगर आप उस ही $1,00,000 को किसी ना किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो, कुछ बिजनेस बना लेते हो या कोई बिजनेस चलता हुआ बाय कर लेते हो, एग्जाम्पल से एक स्मॉल पिज़्ज़ा स्टोर वुड ऑल्सो वर्क। वो भी आपको 5 से 8,000 10,000 डॉलर महीने का निकाल के दे देगा। सो थिंक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स इन दैट वे। एंड अगर आपने कुछ अच्छा पिज़्ज़ा स्टोर बाय करा जो कि अराउंड $100,000 का है एंड वो आपको 8 से 10,000 की इनकम दे रहा है, तो आपको मंथली 10% आ रहा है और 10 महीने में आपका लिटरल जो इन्वेस्टमेंट था वो कवर भी हो जाएगा आफ्टर ऑल द सेल्स एंड व्हाट एवर। तो आप अपना पैसा उस जगह में भी लगा सकते हैं, ना कि अगर आप प्रॉपर्टी में लगाएं कल को आप देखें। क्योंकि इवन इफ हाउसिंग मिनिस्टर इज सेइंग दैट प्राइसेस आर नॉट गोना डिक्रीज या वट एवर, आप मार्केट के फोर्सेस को तो नहीं रोक सकते, सप्लाई एंड डिमांड तो वही रहने वाली है, राइट? तो प्राइजेस तो और गिरने वाले टूटने वाले हैं ही हैं। वो आप कुछ भी करो वो टूटेंगे ही टूटेंगे। मेरे पास कोई 10-20 बिलियन डॉलर होता मैं तो अगेंस्ट मार्केट लगा लेता जैसे 2008 में हुआ था, बट मेरे पास है नहीं सैडली। बट कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपको जो पैसा है अपना प्रॉपर्टी में लगाने से बेटर एसेट्स में लगाओ, बिजनेसेस में लगाओ। उससे व्हाट यू कैन डू इज आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी, जिससे कि आप नए एसेट्स वगैरह भी खोल सकते हैं एंड आपको एक इनकम आ जाएगी जिससे कि आप 9 to 5 से दूर हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अ बिजनेस कैन मेक अ हाउस बट अ हाउस कैन नेवर मेक अ बिजनेस। सो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए लेट्स गो टूवर्ड्स लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। मैंने आपके साथ बात करी कि कैसे मार्केट फोर्सेस हमें क्रैश के टूवर्ड्स लेके जा रहे हैं, कैसे आप उस क्रैश से आप उस चीज़ों से बच सकते हैं और कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव कर सकते हैं।
लेकिन अगर कैनेडियन गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है? हाउसिंग जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो हाउसेस बन रहे हैं वो इंक्रीज करे, वो ऑलरेडी करने पे लगी हुई है। कंस्ट्रक्शन वालों को बहुत सारी रिबेट्स मिल रही हैं, कंस्ट्रक्शन वालों को इमिग्रेशन राइट्स मिल रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट जो अभी के लिए चीज़ें हो सकती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम से कम कर दिया जाए, जिससे कि मंथली पेमेंट तो एटलीस्ट वो इनकम के रिलेटेबिलिटी से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। वो हमें क्रैश से 2-4 साल 5 साल आगे भी ले जाएगा। अनदर थिंग, प्राइजेस को खुद से डाउन करे। अगर वो प्राइजेस को खुद से डाउन करेंगे तो फॉर श्योर जो एकदम से थोड़ा शॉक आएगा, बट इट वुड बी बेटर देन अ नेचुरल शॉक। अगर थोड़ा शॉक आ जाएगा, मार्केट फोर्सेस दोबारा से सही हो जाएंगी और आने वाले 10-20 साल 30 साल इम्पैक्टफुल नहीं रहेंगे उतने। बट अगर ये क्रैश नेचुरली हुआ तो सारी की सारी जीडीपी, सारी की सारी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, एंड देन पीपल विल बी लाइक आई एम लीविंग कैनेडा। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल लीव कैनेडा ऑलरेडी, बट अभी तो ये चीज़ें और बढ़ने वाली हैं, सो वी डोंट नो। So that's what government can do, that's what you can do, and that were all the points that I could list towards real estate market of Canada. And now it is on your hand that you have to decide what you want to do, and it is your own decision that if you want to talk to your realtors about some new property or you want to hold it a little bit. थैंक यू गाइस, दिस इज रीथिंक विद अश्मित। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमें यहाँ पे रीथिंक विद अश्मित के साथ फॉलो करें। हम आपको बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट तरह का कंटेंट, इंसाइटफुल कंटेंट, चटपटा कंटेंट, माइथोलॉजी, फाइनेंसेस, हर तरह की चीज़ यहाँ पे ला के देते हैं, बिकॉज दिस इज रीथिंक विद अश्मित गाइज। आई विल सी यू इन अनदर वन।